क्या दोस्तों आप कभी भी सोचा है कि एल का मतलब क्या है? वेट एल फॉर लेक्सस एंड लेक्सस इज नोन फॉर प्रीमियम लग्जरियस रॉयल ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जापानीज ब्रांड। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि टोयोटा की जो प्रीमियम कार्स है उसमें अगर एल का बैजिंग आप ला के उसको BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज के साथ कंप्लीट करवाने वाले हो तो हो सकता है आप पहले पोजीशन पे स्कोर कर पाओगे। अगर इस एल का मतलब लेक्सस हुआ तो तब तो आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से लेक्सस अमेरिका पे एक टाइम पे अपने अपीयरेंस को दर्शाया था वो तो सुनने वाली किस्से। तो बिना टाइम वेस्ट के करते शुरुआत। इस कहानी का शुरुआत होती है अर्ली 1900s के दशक में। अगर देखा जाए तो टोयोटा जो कि ऑलरेडी 1980s से लेकर 1990s तक बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग के साथ अपना हर एक सेगमेंट को अमेरिका में बेच रहे थे एंड परफॉर्मेंस वाइज बहुत ही अच्छा रिजल्ट भी देते थे, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर्स ब्रांड टोयोटा की गाड़ियां काफी ज्यादा सस्ते होते थे एंड साथ ही साथ रिलायबल, सस्टेनेबल, बेस्ट परफॉर्मेंस होते थे एंड एज एक्सपेक्टेड सबको ये चीज पसंद भी आता था। पर दोस्तों क्या होता है कि कभी कभार बहुत ही अच्छा सर्विस प्रोवाइड करना भी हर एक ब्रांड के लिए खतरनाक साबित हो सकता है एंड जिस चीज का डर था वही फाइनली हुआ टोयोटा के साथ। एक टाइम ऐसा भी है जो कि सबसे बड़े प्रोस थी टोयोटा के लिए, वही चीज सबसे बड़े कॉन्स भी बन गई थी। जो ब्रांड रिलायबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी के लिए जाना जाता था वही अब अफोर्डेबिलिटी सिनोनिम बन चुकी थी टोयोटा के लिए एंड आप ये भी समझ सकते हैं दो कोड़े का ब्रांड जैसा बन गया था। तो टोयोटा जो कि एक टाइम पे अमेरिका के नंबर 1 पसंदीदा कार हुआ करते थे वही टोयोटा के साथ ऐसा चीज हुआ। बट यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है जो कि है अगर कोई भी जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हुआ करते थे टोयोटा के, वो अगर कोई भी अपग्रेडेशन करना चाहते थे यानी कि थोड़ी बहुत महंगे प्रीमियम लग्जरियस कार उनका जरूरत पड़ता था न्यू लेने के लिए, तो कभी भी टोयोटा के जो शोरूम थे एंड डीलर्स थे वहाँ पर नहीं जाते थे। जो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, लिंकन, एस्केलेट ये सब बड़े बड़े ब्रांड्स के पास जाते थे। ये जो जर्मन कार्स है जो कि काफी ज्यादा आपको बेहतर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता था, बेहतरीन फीलिंग्स आपको मिलता था इस गाड़ी के अंदर बैठ के, जो कि अमेरिकन लोगों को उस टाइम के हिसाब से काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल हुआ करता था, उनको ऐसा लगता था। एंड परफॉर्मेंस, लुक्स, कंफर्ट वाइज, सेफ्टी तौर पे काफी ज्यादा ये गाड़ी बेहतर हुआ करती थी एज कम्पेयर टू जापानीज ब्रांड। एंड शुरू से अब तक जितने भी सारे जर्मन कार्स का ब्रांड है अगर आप देखें तो उसका वैल्यू काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता है। तो टोयोटा का जो टेक्नोलॉजी था वो बहुत ही अच्छा हुआ करता था, बट टोयोटा के पास जो सबसे बड़ी खामी थी वो थी एक महंगे ब्रांड का। बट उस समय पे टोयोटा के पास ऐसा कोई भी ऐसा लग्जरी प्रीमियम सेगमेंट नहीं हुआ करते थे जो कि इस खामियों को दूर कर सके। एंड सीधी सी बात है उनको भी चाहिए था कि एक ऐसा ब्रांड वैल्यू जैसे कि BMW को, ऑडी को, साथ ही साथ जो मर्सिडीज है उसको उस टाइम पे मिला था, तो वही चीज वो भी अपनाना चाहते थे। एंड कोई भी कस्टमर को अगर आप न्यू गाड़ी खरीदना पड़ता था तो जब वो एक महंगी गाड़ी लेने जाते थे वो तब जर्मन ब्रांड के पास ही जाते थे, वो उनके पास नहीं जाते थे। एक सस्ता गाड़ी का जब नीड होगा तब वो टोयोटा के पास जाएगा, जब प्रीमियम लेना है तो ऑडी, BMW, ऐसा कैसे चलेगा बॉस। तो ऐसा उन्होंने सोचा था जो कि बिल्कुल सही भी है। अगर कोई भी ब्रांड को आप देखें ग्लोबली उसको अगर पहचान मिलना चाहिए तो उसके लिए उसका जो प्रीमियम सेगमेंट है वो होना बेहद जरूरी है। एंड अगर आप थोड़े बहुत बिजनेस के बारे में इंटरेस्ट रखते हैं, थोड़े बहुत नॉलेज है, तो आपको ये चीज पता होगी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हो या फिर गाड़ियां हो, जो प्रीमियम एंड लग्जरी आइटम्स होते हैं, कार्स होते हैं, तो उसी से ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न होती है। कोई भी कार्स मैन्युफैक्चरर ब्रांड के लिए जो बेस वेरिएंट है, जितने भी सारे आप गाड़ियां देखते हो, एज पर एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझने की कोशिश करूँ तो जो नॉर्मल सेगमेंट होता है वहाँ पर हर एक 15-20 कार बेच के जितना ज्यादा प्रॉफिट अर्न होती है हर एक ब्रांड के लिए, वही सेम प्रॉफिट एक या दो प्रीमियम सेगमेंट का जो कार होता है उसको बेचकर अर्न कर लेती है, ऑलमोस्ट सेम अमाउंट। तो आप समझ सकते हैं कितना ज्यादा अमाउंट को अचीव करते हैं सिर्फ एक या दो कार बेच के, जो प्रीमियम कार्स होते हैं। बट टोयोटा के सामने और एक बड़े मुसीबत खड़ी हो गई थी 1980s के दौर में। जापानीज येन जो था, यानी कि जो जापानीज करेंसी वो काफी ज्यादा वीक हो गया था एज कम्पेयर टू US डॉलर्स। इसी कारण चलते हुए जापान के उस समय पे जो गवर्नमेंट थे उन्होंने वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेसिडेंट लगा दिया था जितने भी सारे जापानीज कार मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड थे उनके ऊपर। एक साल के अंदर कुछ लिमिटेड कारों पे वो अमेरिका में एक्सपोर्ट कर सकते हैं US में, यानी कि
जो पैरामीटर था उसको सेट कर दिया था। एंड ये पे जापान कंट्री का जो गवर्नमेंट थे उस समय पे बहुत ज्यादा ब्रिलियंट थे एंड उनके गवर्नमेंट इतने ज्यादा स्मार्ट थे, उन्होंने एक सुलझाव दिया था जितने सारे जापानीज ब्रांड थे एंड उनको ये उन्होंने कहा कि अगर हम तो सिर्फ लिमिटेड कार को ही एक्सपोर्ट कर पाएंगे तो क्यों ना हम लग्जरी सेगमेंट पे अपना गोल को सेट करें। तो इससे क्या होगा, गाड़ी का जो लिमिटेशन है वो भी बरकरार रख के हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो लिमिटेशन को सेम नंबर पे बरकरार रख के ज्यादा प्रॉफिट कमाना बहुत ही अच्छा स्मार्ट स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं बोलना चाहूंगी। सो इमीडिएटली जितने सारे जापानीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थे उन्होंने लग्जरियस कार बनाने पे फोकस शुरू कर दिए थे एंड टोयोटा ने भी पीछे नहीं हटने वाले थे। एंड 1980s के मिडिल पे टोयोटा के उस समय पे जो चीफ थे उनका नाम था इजी टोयोटा। उन्होंने एक ऐसा चैलेंजिंग टास्क टोयोटा के इंजीनियर्स को दिए थे, अगर वो वर्ल्ड के बेस्ट गाड़ी बना सकते हैं तो बनाए एक ऐसा गाड़ी है जिसमें पावर के साथ साथ बेस्ट कंफर्टेबिलिटी, बेस्ट लुकिंग के साथ साथ बेस्ट एडवांस फीचर्स एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली सेफ्टी भी होना चाहिए, साथ साथ जो प्राइस होने वाला है वो भी अफोर्डेबल होना चाहिए। एंड ये सारे कंडीशंस को मेंटेन करके अफोर्डेबल प्राइस रेंज में कोई भी कार्स को लॉन्च करना बहुत ही मुश्किल हो गई थी। तो इस सीक्रेट प्रोजेक्ट का नाम दिया था F1। नहीं जी, आप जिस F1 के बारे में सोच रहे हो ये कोई लिमन्स रेस की तरह फॉर्मूला 1 नहीं है। ये जो F1 है F मींस फ्लैगशिप 1, यानी कि जो फ्लैगशिप स्मार्टफोन हम कहते हैं महंगे स्मार्टफोन, उसी प्रकार फ्लैगशिप 1। तो ये प्रोजेक्ट में और भी दूसरे जितने सारे जापानीज कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड थी बड़े बड़े, जैसे कि निसान, होंडा, हुंडई, माजदा, जो कि ऑलरेडी काफी अच्छी लग्जरियस जो सेगमेंट था उन्होंने बना ली थी, बट उनको सिर्फ लॉन्च करना बाकी था, यानी कि यूएस में एक्सपोर्ट करना बाकी था। एंड होंडा जो अपना लग्जरी सेगमेंट था उसका नाम दिया था एक्यूरा। निसान का जो लग्जरी सेगमेंट था वो था इन्फिनिटी। एंड माजदा ने भी एक लग्जरी सेगमेंट को लॉन्च किया था जो कि इररिलेवेंट ऐसा कुछ नाम था, बट वो अनफॉर्चुनेटली फेल हो गया था। बट टोयोटा का सोच हमेशा से ही कुछ अलग था एंड उन्होंने कुछ अलग करने के लिए सोचे थे। एंड टोयोटा का स्ट्रेटेजी थोड़े बहुत अलग था, उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में नहीं पड़ने वाले थे। एंड टोयोटा का प्लान ऐसा था कि हम जब बनाएंगे कुछ करेंगे तो परफेक्ट होना चाहिए एंड साथ साथ प्रीमियम कार्स को हर एक एंगल पे हम बेस्ट बनाएंगे। तो जैसे कि वर्ल्ड का जो बेस्ट इन क्लास टाइटल है उसको तो अचीव करने पड़ेगा। एंड टोयोटा का जो इंजीनियर्स था उन्होंने ऐसा सोचा था, जहाँ पे ये गाड़ियाँ सेल होने वाली है तो सिर्फ ऑब्वियसली यूएस में हम सेल करेंगे। एंड अपर मिडिल क्लास का जो पीपल हुआ करता था उस समय पे वहाँ पे, यानी कि यूएस की मैं बात कर रहा हूँ उस समय के हिसाब से, जो लाइफस्टाइल उनका था, कैसे वो खाते थे, कैसे वो जीते थे एंड कैसे वो सोचते थे, बेसिकली उनका जो लाइफस्टाइल चॉइस था उसको समझना बेहद जरूरी था। स्पेशली जो कार्स की चॉइस है, उन्होंने किस तरीके से कार्स को प्रेफर करते, किस एंगल से उनका डिमांड है, कार के जो विजन है कैसे है, तो ये सारी चीजों के बारे में टोयोटा को एक क्लियर विजन चाहिए था, एक बेहद जरूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन उनको बहुत ज्यादा जरूरी थी। एंड साल 1995 में टोयोटा ने अपने जो टीम था, यानी कि जो इंजीनियर्स टीम था, इंजीनियर्स के साथ डिजाइनर एंड जो मार्केटिंग टीम था, तो उनको कैलिफोर्निया भेजी, जो अल्ट्रा रिच पीपल हुआ करते थे उस टाइम पे, जैसे कि बिवर्ली हिल्स एंड सी फेसिंग मेंशंस वगैरह में रहते थे। तो उनका लाइफस्टाइल कैसा है, उनका कार का प्रेफरिंग कैसा है, डिमांड कैसा है, उसको डिटेल में एलाबोरेट करके टोयोटा के इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स, जो कि ऐसे दो चीजों का तलाश उनको मिली थी। तो पहला जो था वो थी, यदि टोयोटा को नेक्स्ट कोई भी लग्जरियस कार को यूएस में लॉन्च करना है तो टोयोटा नाम से बिल्कुल भी वो नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ पर जो ब्रांड वैल्यू है वो उस टाइम के हिसाब से एवरेज हुआ करता था, उतनी ज्यादा हाई डिमांड पे नहीं रहती थी। एंड लोग अगर लग्जरियस कार को अपनाना चाहते हैं तो टोयोटा को क्यों खरीदेंगे। अगर बाई चांस वो खरीद भी लेते हैं तो उनको एक इनसिक्योर फील होगी सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू के नाम से। अगर कोई भी बंदा पूछता है क्या तूने भाई किस ब्रांड का गाड़ी ले, इतना महंगी गाड़ी, तो अगर वो बोलते हैं कि टोयोटा, तो उतनी से सुनने में नहीं कूल लगता था। एंड एक जो होता है ना एरिस्टोक्रेट ब्रांड वैल्यू, वो उनका नाम उतना ज्यादा एरिस्टोक्रेट नहीं हुआ करती थी उस समय के हिसाब से। दोस्तों साथ ही साथ जो सेकंड प्रॉब्लम थी वो थी फॉर श्योर दैट जो ये ब्रांड था अमेरिका में अपना लग्जरियस सेगमेंट को अगर वो लॉन्च करता तो उसके लिए जो कि ऑब्वियसली बढ़िया डीलरशिप नेटवर्क होना चाहिए था एज कम्पेयर टू एक्जिस्टिंग टोयोटा का जो प्रेजेंट डीलरशिप था। क्योंकि अगर एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगी तो कार्स खरीदने के लिए कोई भी कस्टमर्स अपना माइंड को नहीं सेट कर पाएगी एंड अपना माइंड पे एक बैड इफेक्ट आएगी। तो पहले चीज जो है बढ़िया बिहेवियर, साथ साथ लग्जरी खातिरदारी होना भी तो चाहिए। एंड फाइनली एनालिसिस करके सारे कुछ डिमांड एंड इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके टोयोटा के जो इंजीनियर्स थे, डिजाइनर्स थे एंड मार्केटर्स, उन्होंने वापस जापान पे लौट आए इस गाड़ी को डेवलपमेंट करने के लिए। पहला टास्क था जो कि इस ब्रांड का नेम सोचना, एक ऐसा नाम जो कि सुनने में दिमाग पे एक लग्जरी ख्याल आने वाला है, बेसिकली साइकोलॉजिकल एक टर्म को यूज करना। जैसे कि लग्जरी होता है एक यूनिक प्रीमियम इंटरगेशन छुपा होना चाहिए एक लोगों के बीच में एंड कस्टमर्स उनके गाड़ी को खरीद कर जो नाम है उसको सबको बताकर एक जो एरिस्टोक्रेट फील है, प्रीमियम लग्जरियस प्रीमियम, यानी कि लग्जरियस
जापानीज कार, तो उसको दर्शाना। तो टोयोटा ने कुछ बड़े बड़े कंपनीज को यहाँ पर हायर किया था बेस्ट से बेस्ट नाम सोचने के लिए एंड चुनने के लिए, एंड फाइनली 2019 नाम को टोटल सोचा गया था। एंड एज फॉर एग्जाम्पल विक्टर, कैलिब्री, वेरोम, एलेक्सिस, ऐसे कुछ कॉम्प्लेक्स नाम्स को उन्होंने चुना था। एंड इस लिस्ट में जो लास्ट वर्ड मैंने कहा यानी कि जो एलेक्सस, यही नाम टोयोटा को बार बार अपने ओर खींच रहा था, लुभा रहा था टोयोटा को, आना मेरे पास। सुनने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था एंड टोयोटा के जो बड़े बड़े अधिकारियों को ये नाम काफी पसंद आ गया था। बट एक प्रॉब्लमेटिक चीज सामने आ गई थी एंड आप सोच रहे हैं ये नाम तो काफी ज्यादा कूल भी है एंड ये सुनने में भी काफी ज्यादा आपको एक लग्जरियस फील भी आपका माइंड में आता होगा। बट प्रॉब्लम क्या है, ये तो कोई बैड मीनिंग रिप्रेजेंट तो नहीं करता है। दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे यूएस में यानी कि अमेरिका में एक डेली शॉप हुआ करता था जिसका जो कैरेक्टर था, एक कैरेक्टर का नाम भी एलेक्सिस था जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस था। एंड ये कारण चलते टोयोटा की जो हेड्स थे उन्होंने काफी ज्यादा इसको लेकर टेंशन में पड़ गई थी। अगर इस ब्रांड को इस नाम के साथ उन्होंने एलेक्सिस रखा तो फिर क्या होगा, जो डेली शॉप का साथ है वो लोग उसके साथ रिलेट करेंगे एंड जो ब्रांड वैल्यू है वो बहुत ज्यादा गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। एक सीरियस लग्जरी ब्रांड है एंड टोयोटा काफी सीरियस थे क्योंकि गाड़ियां भी बढ़िया होंगे, साथ ही साथ उसका ब्रांड नेम है। एंड टोयोटा ने क्या किया, जो एलेक्सिस नाम था उसके सामने से एल को हटा दिया और जो के था के जगह यू कर दिया एंड फाइनली वो बन गया लेक्सस। एंड जो एक न्यू वर्ड का जन्म हुआ था जो कि सुनने में भी काफी ज्यादा कूल सा लगता था, एक यूनिक लग्जरियस फ्लेवर इस नाम पे छुपा हुआ था। हालांकि इस नेम का कोई मतलब नहीं था, अगर आप इंडिया इसका मतलब ढूंढने जाओगे तो आपको कोई भी मतलब नहीं मिलेगा। तो यूट्यूब में काफी सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स भी इसके बारे में कहते हैं कि लेक्सस का जो मीनिंग है वो लग्जरियस है, एलिगेंस है वगैरह वगैरह, जो कि आपको पॉपुलर बनाना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए। एंड टोयोटा को भी ये नाम सुनकर काफी ज्यादा कूल लगा उनको सुनकर, यार यही नाम को उन्होंने फाइनली रजिस्टर भी कर दिया। एंड आफ्टर 6 इयर्स कड़ी मेहनत के बाद ऑलमोस्ट 60 डिजाइनर और 1400 इंजीनियर, 2300 टेक्नीशियंस ने मिलकर 450 प्रोटोटाइप्स को बनाए थे। उन 450 प्रोटोटाइप्स को 27 लाख किलोमीटर सिर्फ टेस्टिंग के लिए यूज किया गया था। ओह माय गॉड, उस टाइम पे $1 बिलियन खर्च हो गया था सिर्फ इस चीज को मेंटेन करने के लिए। एंड सिर्फ और सिर्फ एक सेगमेंट के लिए इतने ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया था एंड जो कि फाइनली जाके बने थे LS 400। ये लेक्सस की पहली गाड़ी थी जो कि फ्रॉम टोयोटा एंड आज की डेट में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव कार भी आप कह सकते हो। रिलेबिलिटी वाइज तो लैंड क्रूजर ठीक थे बट जो LS 400 था वहाँ पर जो लग्जरियस चीज आपको मिलती थी यानी कि इंटीरियर से लेकर जो पावर के साथ जो एडवांस फीचर्स सारे चीज में बेहतर थे। यानी कि इस गाड़ी में 4 सिलेंडर V6 इंजन नहीं बल्कि प्रॉपर 4.0 लीटर का V8 इंजन मिलता था जो कि एज कम्पेयर टू अमेरिकन कार्स बहुत ही एडवांस हुआ करते थे उस समय के हिसाब से। जर्मन कार से भी ज्यादा रिलेबल होने के साथ साथ जो आपको एडवांस फीचर्स देखने को मिलता था वो तो नेक्स्ट लेवल हो गया था। एंड साथ ही साथ जो पावर फिगर था वो भी बेहतरीन होता था एंड को देखने में पता लगता था कि हाँ आप एक अलग चीज को खरीद रहे हो, जो फ्यूचर में आने वाला चीज आपको प्रेजेंट में मिल रहा है। तो ऐसा ही इस गाड़ी का जो उस टाइम के हिसाब से टेक्नोलॉजी था। एंड आपको यहाँ पर एक वीडियो स्क्रीन पर ऐड करता हूँ जो कि उस टाइम का कॉमर्शियल ऐड था, नेक्स्ट लेवल मार्केटिंग के लिए दिखाया गया था। तो वही कॉमर्शियल ऐड को मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप जरा ध्यान से देखिए। तो अगर आप इस ऐड को देखें तो यहाँ पर जो आपको देखने को मिला पिरामिड स्ट्रक्चर की तरह शैंपेन बहुत सारे ग्लास को रखा गया है। गाड़ी का जो इंजन है उसको फुल RPM के रैप करने के बाद भी जो शैंपेन का ग्लास है वो अपने जगह से तो थोड़े से भी नहीं हिलता है एंड उसके अंदर जो शैंपेन भरी है वो भी टोटली स्टेबल है, यानी कि कोई भी वेव उनके अंदर क्रिएट नहीं हुआ है। तो ये चीज यहाँ पर प्रूव करते कि जो इंजन का स्मूथनेस है, जो क्वालिटी है उसको दर्शाते हैं, जो कि अनमस्ट है एंड नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हालांकि जापानीज इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ हुआ करती है, रिलायबल होती है, बहुत ही पावरफुल होती है एंड इसी कारण चलते एलेक्सस को एक अलग जगह बनाने के लिए ये ऐड काफी ज्यादा उसको पुश करा। एंड इस गाड़ी का जो स्टार्टिंग प्राइस था उस समय के हिसाब से $35,000 इसका शुरुआती कीमत थे एंड उसी टाइम के आधा होते थे एज कम्पेयर टू दूसरे किसी भी लग्जरियस जो जर्मन कार ब्रांड थे जैसे कि 7 सीटर, S क्लास वगैरह वगैरह। एंड उससे भी ज्यादा यहाँ पर जो इंटीरियर आपको मिलता था लेक्सस के अंदर बहुत ही एडवांस था एंड नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया था, साथ साथ लग्जरियस भी थी। एंड जो जर्मन ब्रांड था वो तब काई कब नहीं रहे, पूरा ही उनका जो रोजी रोटी था उसको बंद कर दिया था, ऐसा टाइप का लेक्सस धमाका क्रिएट किया था। तो ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद ही टोयोटा कुछ दिन के अंदर जो कैमरे एंड उसका जो अपलिफ्टेड वर्जन था, साथ साथ लग्जरी वर्जन लेक्सस ब्रांड नेम के अंदर उन्होंने लॉन्च किया था एंड जिसका मॉडल था ES 250। ये गाड़ी अपने लॉन्च होने के पहले साल में इतने ज्यादा सक्सेसफुल हो गई थी जिसका कोई हद नहीं था, हद से
से ज्यादा। मर्सिडीज जैसा फेमस कार ब्रांड की भी मार्केट मोनोपोली 90% से सीधा गिर गया था। एंड जर्मन मासूर ब्रांड यानी कि BMW जैसा ब्रांड के लिए भी जो सेल था, सेल 29% रिड्यूस हो गए थे। एंड अमेरिका में इसका 9% जो सेलिंग फिगर था रिड्यूस हो गया था। एंड ऑडी का तो पूछेगा ही मत। एंड मर्सिडीज अपने कार्स का जो प्राइस था ऑफिशियल तौर पे 10% रिड्यूस कर दिया था। एंड अमेरिका में तब भी इस गाड़ी का जो कंपटीशन था, कंपटीशन में मर्सिडीज खड़े नहीं उतर पाए। कैडिलैक जो कि नोन फॉर लग्जरियस कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, उस समय पे अमेरिका में बहुत ही बढ़िया लग्जरियस ब्रांड के सबसे जाना जाता था। वो भी एक टाइम पे इस गाड़ी को सिर्फ परचेस किया था। इस गाड़ी का अंदर क्या छुपा हुआ राज है उस टेक्नोलॉजी को जानने के लिए। तो उन्होंने जब इस गाड़ी को खोला था, इस गाड़ी के अंदर जो मैकेनिज्म उनको देखने को मिले, साथ साथ जो बढ़िया टेक्नोलॉजी उस गाड़ी के अंदर भरी हुई थी। एंड कैडिलैक ने साफ ऑफिशियल तौर पे ये चीज उन्होंने अनाउंस किए थे कि हमारे फैक्ट्री अभी के तौर पे इतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि ऐसी गाड़ी को मैन्युफैक्चर कर सके। दैट्स व्हाई दिस इज जापानीज टेक्नोलॉजी एंड ऑल टाइम बेस्ट है। बट BMW ने भी लेक्सस को एक्यूज करता रहा कि ये कार लॉस में लेक्सस बेच रहे हैं अपने कस्टमर्स को गैदर करने के लिए। लेकिन वो बंदर किया जाना अदरक का स्वाद के जापानीज इंजीनियर के बारे में उनको क्या पता था, जो कि एक अफोर्डेबल प्राइस रेंज के अंदर ऐसा गाड़ी बना दे कि जिस चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते उस चीज को तो बना सकते, इतना कैपेबल है। तो लेक्सस ब्रांड अमेरिका में आफ्टर फर्स्ट लॉन्च 1 सालों के अंदर सबसे बड़े बिगेस्ट लग्जरी कार इंपोर्टिंग ब्रांड बन गई थी। तो ये है जापानीज इंजीनियर के असली ताकत, असली पावर, जो भी आप कह सकते हो। एंड देखते देखते 1 साल के अंदर लेक्सस ने क्या किया, जो BMW ऑडी एंड मर्सिडीज का इतने सालों से उन्होंने अपना जो सुप्रीमेसी को बनाकर रखी थी, तो उसको एक ही चुटकियों में उन्होंने खत्म कर दिया। अपना जो सुप्रीमेसी है उसको खड़ी कर डाली, क्योंकि शुरुआत से लेक्सस सेलिंग में इतना ज्यादा अच्छा हुआ करती थी। तो उन्होंने 2 साल के अंदर ही अपना हर एक सेगमेंट का जो प्राइस है उसको क्या किया, ऑलमोस्ट 80% इंक्रीज कर दिया। पर इसके बावजूद भी उनके सेल्स फिगर के अंदर कोई भी इम्पैक्ट नहीं आई थी। एंड नाउ फॉर प्रेजेंट डेज लेक्सस अभी भी बेस्ट सेलिंग लग्जरियस कार ब्रांड है अमेरिका में। साल 1994 में लेक्सस अपना न्यू LS सेगमेंट को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे थे, जो कि फेसलिफ्टेड वर्जन को खास तौर पर उन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें ऑल न्यू LED हेडलाइट्स, नया एडवांस फीचर्स, ऑल न्यू इंटीरियर लुक्स के साथ साथ बढ़िया परफॉर्मेंस, सब कुछ उनके मुताबिक बढ़िया चल रहा था। सेल से लेकर प्रॉफिट हर एक चीजों पे टॉप हुआ करता था लेक्सस। बट यूएस के जो गवर्नमेंट, उनका मन में अचानक से ख्याल आया, उन्होंने देखा कि जापानीज जो कार मार्केट है बढ़िया प्रॉफिट के साथ साथ अपना जो डोमिनेंस है उसको तेजी से विकसित कर रहे हैं। एंड हमारे देश के जो कार्स मेकर है उनका तो कुछ बचा ही नहीं, वो तो किसी कम का ही अब नहीं रहा। एंड इसी कारण चलते हुए अमेरिका एंड जापान के बीच में जो ट्रेड गैप था, जो कि और भी ज्यादा बढ़ गई थी पहले से ज्यादा। जापान ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था एंड अमेरिका में इंपोर्ट बहुत ही कम कर रहा था जापान। एंड इसी कारण चलते हुए अमेरिका के जो सरकार थे उन्होंने 100% टैक्स लग्जरी जितने सारे जापानीज कार कैटेगरीज होते थे तो उनके ऊपर इन्होंने मैंडेटरी घोषित कर दिया था। जिस तरीके से एंड इसको आप एक थ्रेड भी समझ सकते हो। बट ये जो थ्रेड है अगर इंडिया पे देखे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल चीज है। तो ये जो 100% ट्रैफिक जो कि सारा मुद्दा था, एंड इसमें यूएस ने एक क्लॉज भी रखा था, यानी कि जितने सारे टैक्स उन्होंने जापानीज लग्जरियस कार के अंदर उन्होंने घोषित करे थे वो सिर्फ सीडन कैटेगरी के अंदर ही जितने सारे कार्स आने वाले थे उसके अंदर इसको शामिल करा जाएगा। बट एसयूवी इन सभी के बात है, दूर दूर तक उससे कोई संबंध नहीं था इसके साथ। तो जापानीज कार मेकर्स आर वेरी मड एंड उन्होंने किया सोचा क्यों ना इस कार के जो कैटेगरीज है उनको अगर हम चेंज करें तो कुछ सोल्यूशन हो सकता है। एंड ऑल जापानीज ब्रांड ने मिलकर अपना अपना जो लग्जरियस एसयूवी उसको बनाने लग गए, क्योंकि उनमें थोड़ी ना टैक्स लगने वाले है। तो चलो हम उनको ही बेचते हैं अमेरिका में एंड ढेर सारा पैसा कमाएंगे मस्त प्रॉफिट मार्जिन के साथ। एंड ये स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए लेक्सस ने भी इसमें योगदान लिया था। एंड उस टाइम पे टोयोटा के जो लैंड क्रूजर थे जिसका अच्छी खासी अमेरिका में मार्केट वैल्यू थे एंड दुबई में भी अच्छी खासी उसका डोमिनेंस काफी ज्यादा बढ़ती चले जा रहे थे। एंड लेक्सस ने क्या जो लैंड क्रूजर था उस पर मॉडिफिकेशन करके अपने जरूरत के हिसाब से कस्टमर डिमांड को देखते हुए बढ़िया से एलॉय व्हील्स उसके अंदर लगा दिया, जो इंटीरियर थोड़े बहुत चेंजेस करके एक न्यू लेक्सस को बना डाली जिसका उन्होंने नाम दिया लेक्सस LS। एंड ये जो लेक्सस है काफी ज्यादा एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग एसयूवी होती है, यानी इसका जो प्राइस काफी ज्यादा अफोर्डेबल होता है। $56,000 इसका जो सेलिंग वैल्यू रखा गया था एंड एज कम्पेयर टू उस टाइम के हिसाब से रेंज रोवर से काफी ज्यादा सस्ता हुआ करता था। एंड इसमें जो कोर डीएनए था वो तो था लैंड क्रूजर की। तो एक गाड़ी के अंदर आपको लैंड क्रूजर की पावर साथ बेस रिलेबिलिटी के साथ बेस बेहतर लग्जरियस एंड इंटीरियर कंफर्ट वाइज भी नेक्स्ट लेवल हुआ करती थी। एंड जो आपको एडवांस फीचर्स मिलते था वो भी बेहतर होता था। एंड जो कॉम्बिनेशन है जो लेक्सस का होता आपको मिलता ही था। तो ये कारण चलते ये गाड़ी काफी ज्यादा हिट भी साबित होता है एंड इस गाड़ी को भी बेहद पसंद किया जाने लगा था अमेरिका में। आफ्टर 3 इयर्स यानी कि साल
1998 में लेक्सस RX 300 नाम से एक सेगमेंट को लॉन्च करता है एंड ये RX 300 लेक्सस ब्रांड की पहला क्रॉसओवर टाइप का एसयूवी आप बोल सकते हो एंड काफी ज्यादा एक न्यू रीडिजाइन लुक आपको देखने को मिल जाता था। फीचर्स वाइज भी नो कॉम्प्रोमाइज, बट ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज उतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी पहले जैसे कि हमारा लेक्सस के अंदर देखने को मिलती थी, बट अकॉर्डिंग टू द सिटी लाइफस्टाइल उसको ध्यान रखते हुए इस गाड़ी को बनाया गया था, तो उसके हिसाब से गाड़ी बहुत ज्यादा बेस्ट मोर देन सफिशिएंट है एंड ये काफी सस्ती कार हुआ करती थी क्योंकि इस गाड़ी का जो प्राइस था $32,000 ओनली इसका प्राइस था एंड देखते देखते ये जो गाड़ी था ये गाड़ी लेक्सस की बेस्ट सेलिंग कारों में से एक कार बन गई एंड साल 2004 में लेक्सस लॉन्च करता है अपनी GX 470 मॉडल को, जो कि आप कह सकते हो लैंड क्रूजर का जो पैराडो है उसी पर ये आधारित है एंड उसको फिर से मॉडिफाई करके एक अपलिफ्टेड वर्जन को बनाया था। इट्स कम्स अंडर लेक्सस ब्रांड टिल 2004 तक लेक्सस की 20 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां ये मॉडल की बिक चुका है एंड अभी तक की लेक्सस इस चीज को बरकरार रखी है एंड बढ़िया डोमिनेंस आज भी अगर आप देखो तो अमेरिका में है। साल 2005 में लेक्सस द्वारा लॉन्च की गए फर्स्ट इलेक्ट्रिक हाइब्रिड एसयूवी जो कि पहले लेक्सस का इलेक्ट्रिक एसयूवी था एंड जिसका मॉडल था RX 400h एंड उस टाइम के हिसाब से नई कॉन्सेप्ट था इस इलेक्ट्रिक एसयूवी के तौर पे एंड जहाँ पर आपको बैटरी बैक के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर इंस्टॉल करना पूरे न्यू कॉन्सेप्ट था एंड लेक्सस के अपने बेहतरीन टेक्नोलॉजी की वजह से एंड मार्केट डोमिनेंस की वजह से सक्सेसफुली ये चीज लॉन्च भी उन्होंने करी थी, सेलिंग फिगर भी उनको अच्छी खासी यहाँ पर मिला था। साल 2015 में ऑफिशियली तौर पे इंडिपेंडेंट कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड बन गई लेक्सस एंड टोयोटा का एक सब्सिडियरी अंडर मैनुअल ब्रांड बन चुके हैं। अभी भी कनेक्शन है टोयोटा के साथ, अगर कोई भी बोलता है टोयोटा के साथ यहाँ पर कोई कनेक्शन नहीं है तो आपको गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है एंड ये पहला एक ऐसा जापानीज ब्रांड बन जाती है जो कि जापान में ही अपना गाड़ियां को बेचना शुरू कर देती है। जनरली क्या होता है कि जितने भी एडवांस क्यों ना हो, प्रीमियम क्यों ना हो, जापान में अपने देश के जो कार मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है उनका गाड़ी उतना ज्यादा नहीं बिकता है, उतना ज्यादा वो सेल भी नहीं करता है, बिक भी नहीं पाता है, बट लेक्सस यहाँ पे अलग किया, जापान में ही अपने कार्स को बनाया एंड फिर अपने देश पे उसको बेचना शुरू किया एंड ये ब्रांड और भी ज्यादा बड़े अपने नेटवर्क को एक्सपेंड करना चाहता था एंड इसलिए जापान से लेकर चाइना, कोरिया एंड जितने भी सारे मिडिल ईस्ट एशियन कंट्रीज है वहाँ पर उसका हर एक नया सेगमेंट को बेचना शुरू किया था। बट वही पे ही दोस्तों यूरोपियन मार्केट पे इस ब्रांड के लिए उतना ज्यादा सक्सेस मिलना काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था, इसलिए क्योंकि ऑलरेडी जर्मन जो कार्स है पहले से ज्यादा उनका डोमिनेंस काफी अच्छा हुआ करता था एंड जर्मनी में जो इंजन टाइप होता है वो काफी ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वाइज काफी अलग होता है एंड इस वाली मार्केट के लिए अपना कार्स का जो डीजल इंजन है उस वेरिएंट को लॉन्च करते हैं, अपना जो डोमिनेंस है उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज कर पाता है, बट यहाँ पे लेक्सस फेल हो जाते हैं ड्यू टू सम डोमिनेंस ऑफ जर्मन कार ब्रांड्स एंड उतना ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाता है क्योंकि जो मेन डोमिनेंस है जर्मन कार ब्रांड्स का ही रहता है। साल 2006 में लेक्सस अपने एक न्यू एप्टर को मार्केट में लॉन्च करता है जो कि आज तक की मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ लेक्सस एंड व्हिच वाज लेक्सस LX 600h एंड ये LS का हाइब्रिड वर्जन था एंड व्हिच यू गेट बेटर पावर ऑन दिस कार, लेकिन प्राइस $1,02,000 के ऊपर इसका रखा गया था। अगर आप देखें तो इट वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव कार ऑफ टोयोटा टिल नाउ। साल 2007 में लेक्सस अपने स्पोर्ट्स डिवीजन को लॉन्च करता है जो कि F डिवीजन नाम से उन्होंने लॉन्च किया था, जस्ट लाइक मर्सिडीज AMG BMW का जो M स्पोर्ट है एंड लुक वाइज बहुत ही स्पोर्टी एग्रेसिव हुआ करता था एंड बेटर परफॉर्मेंस मिल सके इसलिए उन्होंने ये चीज सोचकर इस डिवीजन को लॉन्च किया था एंड यहीं पे लेक्सस बुरी तरीके से मार खा जाते हैं। जो कार कस्टमर से साथ ही साथ जो कार जर्नलिस्ट है उन्होंने नाखुश होकर इस डिवीजन को इग्नोर करना शुरू किया क्योंकि जो F डिवीजन है एंड परफॉर्मेंस वाइज उतना ज्यादा ये अच्छे नहीं हुआ करती थी अगर आप कंपेयर करें दूसरी किसी प्रॉपर स्पोर्ट्स यानी कि सुपर स्पोर्ट्स कार के साथ एंड प्राइस टैग भी काफी ज्यादा हाई हुआ करता था एंड जो स्पोर्टी फील होता है वो भी AMG एंड M स्पोर्ट के जैसा आपको नहीं मिलता था एंड लेक्सस कभी भी हार नहीं मानते एंड साल 2009 में लेक्सस लॉन्च करते अपनी LFS सेगमेंट को जो कि इस ब्रांड के आज तक के बेस्ट सुपर स्पोर्ट्स कार माना जाता है एंड मेरा काफी पसंदीदा स्पोर्ट्स कारों में से ये एक मॉडल पसंदीदा मॉडल है एंड इसका प्राइस $4 लाख से भी ज्यादा होती है एंड कॉन्फ़िगरेशन वाइज यहाँ पर V10 इंजन मिलता है एंड दोस्तों क्या आपको पता है कि इस गाड़ी का जो एग्जॉस्ट नोट से वो कौन सा ब्रांड ट्यून किया है? यस, मेरा फेवरेट बाइक मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड यानी कि यामाहा कंपनी को हायर किया था लेक्सस ने इस एग्जॉस्ट को बनाने के ट्यून करने के लिए, जो कि बेहतरीन बढ़िया साउंड आपको मिसाइल की तरह जो आवाज है वो यहाँ से निकलती है। ओके दोस्तों, मैं यहाँ पर फुटेज को देता हूँ वीडियो के अंदर, आप एक बार साउंड सुन लीजिए। We gave it the power of a supercar. Then we gave it the precision of a Lexus. And in turn, wrote a new definition of what's possible for an automobile.
ऐसा लगा मेरे दोस्त। एंड पावर भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया हुआ करती है। जो इनिशियल जो एक्सेलरेशन आपको मिलता है जो एक 5 गाड़ी के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल गाड़ी हुआ करती थी। यानी इसका जो यूनिट था सिर्फ 500 यूनिट्स को ही लेक्सस बनाए थे। अब कह सकते हैं लिमिटेड एडिशन थे, बट अकॉर्डिंग टू देयर प्लान ये एग्जीक्यूट करने में कहाँ पर उन्होंने थोड़ी बहुत गलती करी, एग्जैक्ट वो तो मेरे को नहीं पता है कहाँ पर उन्होंने गलती करी। तो ये सेगमेंट बुरी तरीके से पीट जाती है अमेरिकन मार्केट में। एंड बहुत ही अंडररेटेड कार ब्रांड मैं कह सकती हूँ LF है, जो कि बन चुका है। बट मेरे को पता नहीं क्यों इसको इतने ज्यादा इग्नोर करते हैं। अगर कोई मेरे को बोलता है कि ब्रो तू लैम्बो लेगा या फिर तू लेक्सस के LF लेगा, तो मैं तो LF लेने के लिए तैयार हूँ। बट पता नहीं उस टाइम पे इस प्राइस ठीक ठाक ही था मेरे हिसाब से। 3 लाख से इसका बेस वेरिएंट का प्राइस है। तो अभी तो मिलियन पे जा चुका है, एक्सटेंड हो चुकी है, वो तो अलग बात है। बट दोस्तों इंडिया में पता नहीं क्या प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर आप देखें तो लेक्सस इंडिया में उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है। हालांकि 2017 में उन्होंने ऑफिशियल तौर पे गाड़ियां लॉन्च की थी, बट वो उतना ज्यादा खास कोई इफेक्ट नहीं फैल पाया इंडियन मार्केट में। बट लेक्सस का जो कार्स इंडिया में आपको देखने को मिलती है वो इंपोर्ट करके ही हर एक जो कुछ चुनिंदे लोग ऐसे हो वो ले आते हैं इस गाड़ी को। तो काफी ज्यादा पॉपुलर है, जिनको पता है तो इसके बारे में वो पॉपुलर है ये गाड़ी, एंड जिनको नहीं पता है वो पिट जाता है। तो यहाँ पर अगर देखे तो 500-600 कार्स हर एक सालों में बिक जाता है इंडिया पे। तो ऐसे ही इसका कुछ हालात है। एंड आई होप ये वीडियो आपको देखकर काफी ज्यादा पसंद आई होगी। एंड वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, बट जो आपको इन्फॉर्मेशन मिली है वो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा। एंड इसलिए मैं इतना ज्यादा टाइम लिया हूँ इस वीडियो को कवर करने के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो डोंट गो बिफोर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन फॉर गेटिंग मोर एक्सक्लूसिव अपडेट्स। Hey buddies, now it's time to say goodbye. Stay tuned and stay